नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास एवं इतिहास के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि रोमन व्यक्तियों ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान दिया। यूनानियों के मुकाबले रोमन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास करने की अधिक प्रतिभा थी। यद्यपि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभ 16वीं 17वीं शताब्दियों में सामान्य माना जाता है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोमन विधि ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को अत्यधिक प्रभावित किया। अपने प्रारंभिक काल में रोम एक छोटा सा नगर राज्य था तथा इसके संबंध में अन्य राज्यों अन्य राष्ट्रों से थे। ये संबंध निश्चित अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित थे। बाद में रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, परंतु फिर भी रोमन लोगों ने सदैव अपने कानून को से बाध्य माना तथा कानून के अनुसार ही उन्होंने शासन किया। दूसरे राष्ट्रों से संबंधों को नियंत्रित करने के लिए रोम ने 20 पुरोहित होते थे, जिन्हें फेटियल्स कहते थे। रोमन लोगों ने इस विधि की प्रणाली का मौलिक विकास किया था, उसे जस सिविल कहते थे। बाद में उन्होंने जस जेनेटियन नामक विधि का विकास किया। इस प्रकार के सिद्धांत बड़े ही सरल तथा तर्कयुक्त होते थे और ऐसा विश्वास किया जाता था कि सभी पर लागू होंगे। रोम के गणतंत्र युग में प्राकृतिक विधि जस्ट नेचुरले का भी विकास किया गया। प्राकृतिक विधि की धारणा रोमन लोगों ने यूनानियों से सीखी थी और बाद में उसका विकास किया। रोमन लोगों के अनुसार प्राकृतिक विधि ने उन सभी सिद्धांतों का समूह है जो कि मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करते हैं, परंतु वह मनुष्य की प्रकृति के तार्किक तथा सामाजिक जीव होने के सिद्धांत पर आधारित हैं। इस प्रकार विधि की विचारधारा ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को अत्यधिक प्रभावित किया। रोमन लोगों ने युद्ध के नियमों को काफ़ी विकास किया। उनके अनुसार युद्ध दो प्रकार के होते थे, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण। उनके अनुसार न्यायपूर्ण युद्ध के 4 कारण थे। रोमन प्रदेशों पर आक्रमण, दूसरा राजदूतों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन, तीसरा संधियों का उल्लंघन, चौथा मित्र राष्ट्र द्वारा शत्रु की सहायता देना। रोमन लोगों के अनुसार युद्ध की समाप्ति के ढंग थे शांति की संधि द्वारा शत्रु देश के विजय के उपरांत अपने देश में मिला लेना। इस प्रकार रोमन लोगों ने संधियों को निम्नानुसार 3 भागों में विभाजित कर रखा था। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता की संधि, ट्रीटी ऑफ अलायंस योजक संधि, ट्रीटी ऑफ हॉस्पिटलिटी यानी कि उपचार रूपक संधि। रोमन लोगों को संधि की विधि पूर्वक पालन करते थे तथा उनके अनुसार केवल पूर्व सूचना द्वारा ही संधि समाप्त की जा सकती थी। अब हम देखते हैं कि हिंदुओं ने या हिंदू लोगों ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास तथा विकास में योगदान दिया। जैसा कि प्रारंभ में स्पष्ट किया जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्राचीन युग के विषय भारत में अपने विस्तृत रूप में पाए जाते थे। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों के अध्ययन से इस मत की सत्यता प्रकट होती है। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय विधि के
विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो गया कि रामायण युग में प्रभुसत्ता वाले शासकों के आचरण कुछ सिद्धांतों पर आधारित थे और किसी शासक द्वारा इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने की भर्त्सना अन्य शासकों द्वारा की जाती थी। भगवद गीता में, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण युद्धों के बारे में न केवल वर्गीकरण किया जाता है बल्कि उसे स्पष्ट भी किया गया। भगवद गीता के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उस समय यह निश्चित सिद्धांत था कि युद्ध की पूर्व घोषणा होनी आवश्यक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विदेशी मामलों तथा प्रशासनिक मामलों में रामायण तथा महाभारत के ग्रंथों में विदित था कि उस युग में राजनयिक प्रतिनिधियों को कई विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त थी। प्रतिनिधियों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय विधि उस समय अपने विकसित रूप में थी। जब हनुमान जी रावण दरबार में राम के दूत के रूप में उपस्थित हुए और रावण उन्हें मृत्युदंड दिए जाने की घोषणा करता है, तो रावण का भाई विभीषण रावण को सलाह देता है कि दूत का दंड ऐसा देना चाहिए कि युद्ध हो, नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। ये प्रसंग तुलसीगत रामचरितमानस के सुंदरकांड में आता है। रावण द्वारा अपने भाई की सलाह मान लेने से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की विद्यमान नीति या प्रथा थी। मनु ने सार न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध हो सकते हैं। न्यायपूर्ण युद्ध में लड़कर मरना एक अच्छा कार्य था। मनु के द्वारा युद्ध में विशेष हथियार या धोखे को वर्जित किया गया था। उनके अनुसार युद्ध घायल सैनिकों को मारना भी युद्ध के नियमों के विपरीत था। युद्धबंदियों के साथ व्यवहार के मामले में भी प्राचीन भारत में निश्चित नियम थे। इस प्रकार भारत में प्राचीन युग में अंतर्राष्ट्रीय विधि काफ़ी विकास हो चुका था। मुसलमानों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि में कई योगदान दिए गए, जिनमें से ये महत्वपूर्ण है। भारत के मुस्लिम शासकों के भी अन्य राष्ट्रों से संबंध थे। वे दूसरे राष्ट्रों से राजदूतों को अपना स्वीकार करते थे, परंतु मुस्लिम शासकों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास करने की अधिक प्रतिभा नहीं थी। मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम राज्यों के संबंध के विषय में कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। मुस्लिम इतिहास में इस्लाम को न मानने वालों के साथ युद्ध जैसे जिहाद करते थे, परंतु जैसे ही युद्धरत राज्य के इस्लाम को स्वीकार कर लेते थे, युद्ध समाप्त हो जाता था। परंतु ये कहना अनुचित होगा कि मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में कोई योगदान नहीं है। मुसलमान शासकों ने योधी तथा अयोधी के अंतर को स्वीकार किया था। युद्ध में स्त्री तथा सुरक्षा के देने के विषय में भी कुछ नियम थे। बनाए गए थे। संधियों का सद्भाव से माना जाता था और उनका पूरा पालन किया जाता था। युद्धबंदियों को इमाम की दया पर छोड़ दिया जाता था और अधिकार था कि उन्हें दास बनाए या मार डाले। इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास एवं इतिहास में जो योगदान है वो मात्र यूरोपीय वादियों का नहीं है, उसमें यहूदी, यूनानियों एवं रोमन, हिंदू तथा मुस्लिम शासकों का भी योगदान रहा है। और इसी के साथ में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।